नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े घोटालों में शुमार 2G घोटाले पर आज स्पेशल कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस ऐतिहासिक फैसले में हमारे साथ भी काफी सारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। इस वक्त न्यूज रूम से राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए राजेश। पूजा, हमारे साथ इस समय डॉक्टर सोली सोराब जी जुड़े हैं और इस फैसले पे हम उनका रिएक्शन सबसे पहले लेना चाहेंगे। मिस्टर सोराब जी, सबसे पहले मैं जजमेंट के कुछ फ्यू पार्ट को पढ़ता हूं और उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। जजमेंट में ये कहा गया है कि देयर इज नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इंडिकेटिंग एनी क्रिमिनलिटी इन द एक्ट allegedly committed by the accused person relating to fixation of cutoff date, manipulation of first come first serve policy, allocation of spectrum to dual technology applicants, ignoring ineligibility of STPL and Unitech Group companies, non-revision of entry fee and transfer of 200 crore to Kalangar TV as illegal gratification. इस फैसले, इसका क्या मतलब हम निकले कि क्या ये सीबीआई की नाकामी है कि उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया? क्योंकि ये सारी चीजें तो प्राइमा फेसी बिल्कुल मीडिया में अभी तक अवेलेबल थे। तो भाई एक से बोलूंगा मैं, मेरा हिंदी कठोर है। यस मिस्टर सोराब जी। हेलो। यस सर, बताइए, आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। नहीं, it's a basic principle of criminal jurisprudence that the prosecution has to establish the charges beyond reasonable doubt, not on basis of conjecture, not on basis of surmise. Now the judge has come to the conclusion the prosecution has failed to do so. I have not read the judgment. I don't know on what grounds the judge said that. But obviously it is effect to that basic principle. Now till the judgment is overturned or modified by the High Court, we should respect and accept it. But till I read the judgment, I cannot make any definite, express any definite opinion on the subject, except to say that he has given effect to the well-known principle, as I said above, that you must establish the charges beyond reasonable doubt. That's what is held. पर we have to see what happens. पर इस जजमेंट को अगर हम मिस्टर सोराब जी, अगर इस जजमेंट को हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज को कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अलोकेट करना चाहिए और इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो प्रोसेस था वो गलत था और उसी आधार पर उन्होंने लाइसेंसेस को कैंसिल किए। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इस जजमेंट को कैसे देखते हैं? Supreme Court judgment has nothing to do with the criminality of the act. Criminality has to be established in a proper trial. Now, once there has been a proper trial, the judge has examined the evidence and come to the conclusion. Until the judgment is modified or reversed by the High Court, you have to accept it. बिल्कुल, इस केस में सीबीआई ने क्रिमिनलिटी को प्रूव नहीं कर पाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को गलत मान के उसके आधार पर लाइसेंसेस को कैंसिल किए। तो क्या इस जजमेंट के आधार पर ये सारी कंपनियां जिनके लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं, क्या वो अपने लाइसेंसेस को रीस्टोर करने के लिए फिर जा सकते हैं कोर्ट में? I told you, Supreme Court did not go into the question of criminality. सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल एक्शन है कि नहीं क्वेश्चन नहीं था। ट्रायल कोर्ट किया है, डेजिग्नेटेड कोर्ट किया है, and they have come to the conclusion on the basis of the evidence produced. The prosecution has failed to prove the charges. Well, very well, there it is. Till the High Court, the appellate court, I suppose, the High Court reverses it or modifies it. हिंदी में बोलता है all the time हिंदी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसको हाई कोर्ट पे सीबीआई जा सकती है इस जजमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, इसमें चेंजेस करने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जजमेंट से उन्हें ये चिदम्बरम ने कहा कि सरकार के बड़े नेता या सरकार के पॉलिसी मेकर्स पे जो आरोप लगाए गए थे वो गलत साबित हो रहे हैं। एज ए लॉयर, एज ए एमिनेंट लॉयर, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, वो गलत बात है। Error of judgment is never a criminal act. Maybe error of judgment was made by Vinod Rao or someone, that doesn't mean he acted with a criminal intent. But भैया मैं बोलता हूँ ना, जजमेंट था नहीं है, जजमेंट
आई नॉट एनालाइज। तो क्या बोल सकूं, खाली मैं जनरल ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो आप एक चीज बोल सकता हूँ, यस सर बोलिए। हाई कोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली एडमिट करेगा, अलाउ करेगा कि नहीं करेगा अलग बात है, एडमिट तो करेगा। मेनी इम्प्लीकेशन मैनिफिकेशन, तो हाई कोर्ट तो एडमिट करेगा, अलाउ करेगा कि नहीं डिपेंड्स। तभी हाई कोर्ट में क्या होता है, बाद में आप उन मिलेंगे, बात करके आगे चलेंगे। बिल्कुल, ये देखना होगा हाईकोर्ट एडमिट करती है नहीं करती है, हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल इस जजमेंट को पढ़कर यह लगता है कि ये सीबीआई की फेलियर है, कि सीबीआई ने कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई है कि इन एक्यूज के खिलाफ एनफ एविडेंस थे। लेकिन जो प्रोसेस था, जैसा कि आप बता रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि जो प्रोसेस था उसका इस जजमेंट में कोई जिक्र नहीं है, कि जो प्रोसेस था पूरा स्पेक्ट्रम एलोकेशन का या नेचुरल रिसोर्सेज को फ्री देने का या 2001 के प्राइस पे 2008 में स्पेक्ट्रम देने का, फर्स्ट बेसिस पे देने का, उस पे इस जजमेंट के बारे प्रोसेस के पे कोई कन्विक्शन नहीं है, ऑर्डर नहीं है। हाँ नहीं, पर तो हाईकोर्ट देखेगा ना, जैसे कोर्ट ने बैलेंस किया, जजमेंट किया है, बराबर किया है, मिसरेड द एविडेंस, एविडेंस फैक्ट्स नॉट ऑन रिकॉर्ड, ये सब देखना पड़ेगा, बोल नहीं सकते अभी। देखो भैया, आपको मिलेगा, हाईकोर्ट एडमिट करेगा, बाद में मेरे को पूछो, मैं बाद में बात करूंगा। पर सर हाईकोर्ट में जब ये क्विज गई थी, सुब्रमण्यम स्वामी लेके गए थे, तो हाईकोर्ट ने एक कमेंट किया था कि फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो एलोकेशन किए गए हैं स्पेक्ट्रम और लाइसेंसेज, वो ऐसा लगता है जैसे कि सिनेमा हॉल के टिकट दिए जा रहे हैं, मूवी हॉल के टिकट दिए जा रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में क्या इस जजमेंट को हम कैसे देखते हैं? That has no relevance really on the question of criminality. That may have relevance about the correctness of the policy. Now, any erroneous judgment is not a criminal, is not an act of criminal intent. Criminal intent has to be proved beyond reasonable doubt. The court has held that the prosecutor is free to prove it. Well, the judgment is reversed or modified, accepted, respected. It is modified. ओके मिस्टर सोली सर, आप जी आपने जैसा कि कहा कि हाईकोर्ट को देखना है कि हाईकोर्ट इस केस को एडमिट करती है कि नहीं, और सीबीआई हाईकोर्ट में जाएगी, तब आगे क्या होता है। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बैक टू स्टूडियो पूजा। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में सौरभ जी से डिस्कस करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इस वक्त स्टूडियो से ही हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हैं। कुणाल, ये जब खबर आई तो हमने देखा कि कुछ शेयरों में शार्प रिएक्शन था, मार्केट डेज लो पर आ चुका था। जैसे डीबी रियल्टी की बात करें, यूनिटेक जैसे शेयरों की बात करें, शानदार सर्ज। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, ओवरऑल इम्पैक्ट इसका टेलीकॉम सेक्टर पे कैसे देख रहे हैं, और जो जिन शेयरों में भी शार्प रिएक्शन आया है इस वक्त, उस पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्लाइंट्स को क्या राय देंगे? देखिए, इन तमाम शेयर्स में जिनमें आज रिएक्शन आया इस खबर की वजह से, मुझे लगता है उसमें सबसे बेहतरीन काउंटर सन टीवी का है पूजा, जिसमें एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट हमने देखा है। पहले भी ब्रेकआउट आया था जब उसने 940 को पार किया था, उसके बाद कुछ समय से स्ट्रगल कर रहा था। आज अब उसमें डिसाइसिव मूव देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी चाल बन सकती है। यूनिटेक से तो मैं परहेज करूंगा इन स्तरों पर, साथ ही डीबी रियल्टी में भी कोई खास मीनिंगफुल अपसाइड बनेगा, इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन सन टीवी मुझे लगता है कि 1000 को पार करके हो सकता है कि 1100 के लेवल्स भी आपको आने वाले वक्त में दिखाए, तो सन टीवी पर बैट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कोई खास इंपैक्ट इसका पूरी इंडस्ट्री पर नहीं पड़ेगा, और ना ही बाजार पर कोई खास इंपैक्ट है। तो एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कुछ कंपनीज पे पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल बाजार मुझे नहीं लगता इसको कोई बहुत ज्यादा तरजीह देगा। अब आपके सवालों को भी हम शामिल कर लेते हैं। ट्विटर और फेसबुक के जरिए हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़े हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर हमें नवीन कुमार जी का मैसेज आया है, और उनका सवाल है पीएफसी पर 510 शेयर्स इन्होंने 140 के लेवल्स पर लिए हैं, वहां से नुकसान काफी हो रहा है इनको। कुणाल, आपकी राय क्या होगी? देखिए, पीएफसी की बात करें तो काफी समय से मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है पूजा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें दोबारा बाउंस आते हुए देखा है। साथ ही एक गैप भी इसमें 2 या 3 सत्र पहले बना था, और मुझे लगता है कि वो गैप जब तक सस्टेन कर रहा है, जब तक ये स्टॉक 119 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तब तक मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। इसमें 135 तक का मूव आपको आते हुए दिख सकता है, तो 135 एक टारगेट हो सकता है, जो कि आपको 2 से 3 महीने में इस काउंटर में आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस 119 पर रखें, उसके नीचे क्लोज आने पर निकल जाने के
की राय। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है। 135 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। फिर से रिव्यू बाद में आप दोबारा ले सकते हैं। सुधांश का हमें मैसेज आया है, इनका सवाल है मिर्जा इंटरनेशनल पर 100 शेयर्स 166 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हैं, वहां से हल्का कमजोर हो चुका है ये स्टॉक। कुणाल, आपकी क्या राय होगी? देखिए, काउंटर अच्छा है पूजा, लेकिन काफी वक्त से कंसोलिडेशन के दौर में है और कंसोलिडेशन 150 से लेकर 175 के बीच हो रहा है और ये पूरे इस साल होते रहा है। जब तक ये 175 को पार नहीं करेगा नया मूव नहीं आएगा। मेरी राय में अगर आप हल्के फुल्के मुनाफे में हैं या नुकसान में हैं तो एक बार के लिए निकल जाएं। 175 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो ही इसमें खरीद करें और उसी तरह अगर इसने 150 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर इसमें गिरावट भी काफी आ सकती है। तो मेरी राय में एक बार निकल जाना बेहतर। ओके, तो एग्जिट करने की राय होगी मिर्जा इंटरनेशनल में। अगला सवाल हमें भेजा है उमेश गुप्ता ने और ये आईडीबीआई बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इस शेयर में आप क्या सजेस्ट करेंगे इस पर, क्योंकि इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किया है कि किस लेवल पर खरीदा है, लेकिन इस वक्त 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज 2% की तेजी भी है। आप होल्ड करने की राय देंगे जिनके पास भी ये स्टॉक है इस वक्त? देखिए, बेहद डिसअपॉइंटिंग काउंटर है पूजा और मुझे लगता है कि कभी भी हमेशा ही ये 60 रुपए 62 रुपए के आसपास ट्रेड करता आया है। कितने बरसों से इन्हीं स्तरों के आसपास घूम रहा है। कभी कभी इसमें रैली आती है लेकिन वो टिकती नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मिंग बैंकिंग स्टॉक है, रखने की कोई खास वजह नहीं है। इससे बेहतर बहुत खरीद के विकल्प हैं। एक विकल्प जो आप बैंकिंग स्पेस में इससे स्विच करके जा सकते हैं वो है फेडरल बैंक, जहां पर के काफी वक्त से मूव नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत सब्सटेंशियल आउट परफॉर्मेंस बन सकती है। तो आप आईडीबीआई से निकल जाएं और निजी बैंक फेडरल बैंक में निवेश करें, अन्यथा करूर वैश्य बैंक जिसमें आज अच्छी तेजी है उसमें भी चाहें तो निवेश ओके, तो फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। फेसबुक से भी कुछ दर्शक हैं हमारे साथ। रिलायंस कम्युनिकेशन पर सवाल आया है अनुष्का का। 100 शेयर 17 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा एडीएजी ग्रुप ही फोकस में है और आज स्टॉक में भी 8% की तेजी है। रिलायंस कम्युनिकेशन, कुणाल, यहां पर आप क्या सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत कॉशन रखना चाहिए क्योंकि देखिए एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, भारी गिरावट इसमें आ चुकी है और कई बार इसमें इस तरह की अटकलें लगती हैं और उसके चलते इसमें बड़े मूव्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और बहुत इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। स्टॉप लॉस 17 रुपए के आसपास रखें जो कि आपके खरीद भाव के आसपास है और अगर मान लीजिए 22 रुपए के लेवल्स यहाँ पर आते हैं तो निकल जाने की राय है। फिलहाल बने रह सकते हैं। 17 का स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। ओके, तो 17 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। चलिए, फोन लाइन के जरिए भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से नरेश जैन ने जुड़े हैं हमारे साथ। नरेश, नमस्कार, पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल है शंकरा बिल्डिंग पे। 1860 पे 60 शेयर लिए हैं। इसका स्टॉप लॉस मुझे एडवाइस कीजिए और एक हफ्ते का टारगेट है। बिल्कुल जी। कुणाल, एक हफ्ते का व्यू जानना चाह रहे हैं और स्टॉप लॉस आप इनको बता दीजिए इस स्टॉक पर। देखिए, इस काउंटर में हमने बड़ी तेजी देखी है जब से लिस्टिंग हुई है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ही तेजी दिखा रहा है। कुछ गिरावट हाल में बनी है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा है। तो मेरी राय में आप बने रहें, थोड़ा सा अपना नजरिया बढ़ा लें। एक हफ्ते 10 दिन के बजाय अगर आप इसको 2 या 3 महीने रखें या कम से कम 6 महीने रखें तो इसमें आपको बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 1730 के आसपास रखना चाहिए और पहला लक्ष्य इसके लिए 2050 का होगा अगर आप इसको 1 महीने से ज्यादा अवधि के लिए रखते हैं। तो नजरिया बढ़ाइए अपना। अगर ज्यादा समय देंगे तो अच्छा मुनाफा आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर सजेस्ट किया गया है वो जरूर लगाइए। दिल्ली से ही सचिन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सचिन। हेलो। हेलो जी सचिन, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के इसके बजाज ऑटो के 250 शेयर हैं। 3310 की परचेजिंग है। बजाज ऑटो के शेयर है आपके पास और कितना समय दे सकते हैं? 2-4 दिन। 2-4 दिन दे सकते हैं आप? ओके, ट्रेडिंग पर्पज से लिया है कुणाल इन्होंने। 3310 के लेवल्स पर लिया था और 10 रुपए प्रति शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी आपकी? देखिए, मेरी राय में बजाज ऑटो ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिंग कंपनी है। लगातार अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते तो बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें आते हैं, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने चलें तो ये थोड़ा उसके लिए बना नहीं है। मेरी राय में देखिए आपको अपने इस निवेश से निकल जाना चाहिए। वजह क्या है कि एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है शॉर्ट टर्म में 3330 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। मौजूदा भाव 3300 चल रहा है। तो मेरी राय में 30 रुपए ऊपर ही रेजिस्टेंस है। एक बार के लिए निकल जाएं, किसी अन्य शेयर में ट्रेडिंग करें जिसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती हो, लिक्विडिटी रहती हो। इस काउंटर से निकल जाने के
इस काउंटर से निकल जाने की सलाह होगी। आप लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा काउंटर है, लेकिन 2-3 दिन के ट्रेडिंग के पर्पज से एग्जिट करने की राय होगी। एक SMS हम ले लेते हैं। उदयपुर से निखिल ने हमें भेजा है और इनका सवाल है गीतांजलि जेम्स पे। कल ये स्टॉक सुर्खियों में भी था, NCLT में इस कंपनी के खिलाफ अर्जी दी जा चुकी है, कमजोरी थी उस शेयर में और आज भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और इन्होंने जिस लेवल पर लिया है 500 शेयर्स 95 के लेवल्स पर लिए हैं और वहां से काफी ज्यादा नुकसान इनको हो चुका है। कुणाल, इस लेवल पर आप इनको क्या राय देंगे? देखिए, बेहद कमजोर काउंटर है, लगातार अंडर परफॉर्म करता आया है और जहां हम देख रहे हैं बाकी ज्वेलरी स्पेस की कंपनीज में भारी तेजी आई है, मिसाल के तौर पर टाइटन, TBZ या फिर PC ज्वेलर्स की बात करें तो वहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इन स्तरों पर आप स्विच कर जाएं। यहां से निकल करके आप चाहें तो PC ज्वेलर्स में निवेश कर सकते हैं किसी गिरावट में, टाइटन में किसी गिरावट में निवेश करें तो इसके बनिस्बत आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो इस काउंटर से निकल जाइए और PC ज्वेलर्स और TBZ ये कुछ बेहतर काउंटर्स हैं, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ S बनर्जी जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। मैम, मुझे कल्याणी स्टील मैंने लिया था 434 करके। ओके, और 300 आप क्या कहते हैं 434, अभी शायद 360 के आसपास कुछ चल रहा है। जी 360 के आसपास। ओके, आप होल्ड कर सकते हैं, समय दे सकते हैं स्टॉक को। जी मैम, जी मैम। कुणाल, कल्याणी स्टील पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, बने रहने की राय है। हालांकि देखिए, निवेशक ने बिल्कुल टॉप पर इसमें खरीद की और उसी वजह से नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन ये काउंटर काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और ये जो अभी आप देख रहे हैं मात्र करेक्शन है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हैं तो मेरी राय में बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। 340 के रीजन में स्टॉप लॉस रखिए और मुझे ये उम्मीद है कि आपको आपकी खरीद की कीमत इसमें कुछ समय में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है कल्याणी स्टील पर। कुणाल, वैसे तो मार्केट में उतार चढ़ाव बना ही हुआ है, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप से देखें तो अच्छा कंट्रीब्यूशन आज देखने को मिल रहा है। मिड कैप में अगर कोई फेवरेट पिक आपका जो आप दर्शकों को आज सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, कई सारी कंपनीज हैं जिनमें ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। एक कंपनी जो छोटी कंपनी है जिसमें कि अभी ब्रेकआउट इन स्तरों पर मुझे देखने को मिल रहा है, ये एक्सिस केड्स इंजीनियरिंग है जिसमें कि ब्रेकआउट 200 रुपए के ऊपर आया है। मुझे लगता है कि काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 240 के टारगेट से इसको बाय करें। स्टॉप लॉस इसमें 190 के रीजन में रखना होगा। तो एक्सिस केड्स में खरीदारी करने की राय 240 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये राय कुणाल की तरफ से। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के जितने भी सवाल आए उन्हें एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन फिलहाल मिड कैप बाजार में इतना ही। FNO हॉटलाइन शो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।